बिल्कुल अवध से हमारी यात्रा बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रही है। बुंदेलखंड वो सियासत का गढ़ है जहां इस बार भाजपा ने उसकी मिजाज समझी है। पिछली दफे भी उस 19 सीटों जहां पे 7 जिले लगते हैं, एमपी के भी कुछ जिले बुंदेलखंड में लगते हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करेंगे, उसके जिलों की बात करेंगे। 7 जिलों में 19 सीटें हैं वहां पर, और उसी 19 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर शीर्ष रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें निकाली थी। अब इस बार चुनाव बदला है। पिछली बार लहर की बात थी, इस बार वो लहर नहीं है। इसीलिए आप किसी भी पत्रकार से पूछिए जो जमीन पर कवर कर रहा है, जब भी आप उससे पूछेंगे तो बस यही बच के कह के निकल जाएगा कि हाल कांटे की टक्कर लग रही है। और पार्टियों से जब पूछेंगे तो सभी पार्टियां अपना अपना झंडा तो बुलंद कर ही रही हैं। बुंदेलखंड के जिलों की बात करते हो, विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, औरैया, चित्रकूट और उसी के साथ उरई, ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट रहती है बुंदेलखंड के अंदर की। बुंदेलखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश करी, क्योंकि बुंदेलखंड को हमेशा से उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, और सबसे कम विकास अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी क्षेत्र में हुआ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड को हमेशा से कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की ये राजनीति की शुरुआत से लेकर के है, ये तब से लेकर के है जब देश आजाद हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य बना। इससे पहले जब स्टेट प्रोविंस के तौर पर इसका नाम था और इसके बाद जब ये राज्य बन के उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तब से इन क्षेत्रों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले ये नब्ज समझी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार मौजूदा सरकार चल रही थी उसमें झांसी से चित्रकूट तक एक डिफेंस कॉरिडोर देकर के इस बार चुनाव को साधने की कोशिश करी। और वहीं पे एक एक्सप्रेसवे, क्योंकि इस बार जो चुनाव में आपने देखा जब पश्चिम में चुनाव हुआ तो वहां पर भी एक सौगात दी गई जो जेवर एयरपोर्ट की सौगात थी। इसी के साथ आगे बढ़े तो अवध से जो एक स्टेट जो जीटी रोड को चौड़ीकरण कर रहा था, जो नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा था, और उसी के साथ कई सारी रोडों की व्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने मुद्दे पर चर्चा की। जब पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर भी उन्होंने दिया था। बुंदेलखंड में भी एक एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी और वो इटावा से चित्रकूट तक एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो फाउंडिंग स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचकर उन्होंने किया और वहां के लोगों में ये रिझाने की कोशिश की कि यहाँ के विकास को हम तवज्जो दे रहे हैं। पानी की एक सबसे बड़ी दिक्कत बताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस नब्ज को समझा और जैसे जैसे चुनाव बुंदेलखंड की तरफ बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने की कोशिश करी और उसी में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ बीच बीच के चौराहों पर वो पोस्टर लगे और उनमें लिखा था कि बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत को हमने खत्म किया। अब ये हकीकत क्या है, ये हमारे पास जो ऑफ द सोर्सेज चीजें आई हैं, सूत्रों के हवाले से भी हमें खबर मिली है। हमारे कई पत्रकार जो फ्रीलांस के तौर पर वहां काम कर रहे हैं, उनके हवाले से जो खबर हमें मिली है वो वहां पर यह है कि सबसे बड़ी जो वहां पर दिक्कत है वो सूखे की दिक्कत है। बुंदेलखंड में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के दावों के बाद भी आज तक वहां पानी नहीं पहुंचा और सूखा एक सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। बेरोजगारी सभी क्षेत्रों की समस्या है, जाहिर तौर पर बुंदेलखंड की भी समस्या है। रोजगार के बाद पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पर रोजगार के लिए लोग इधर उधर भटक जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। खेती किसानी से भी आय है नहीं, क्योंकि पानी पहुंचता नहीं, सिंचाई के साधन नहीं है, तो वहां से पलायन करने को वहां के लोग मजबूर हो जाते हैं। किसानों की आत्महत्या सबसे बड़ा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं मुद्दा है तो वो सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, क्योंकि कई बार सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, पानी से सिंचाई हो नहीं पाती है, किसान फसलों के जो लागत मूल्य लगाता है वो भी उसकी निकल नहीं पाती है, सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और कर्ज में इतना डूब जाता है कि कई बार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। सरकारें इससे पल्ला झाड़ लेती हैं, जो विपक्ष में होता है वो इस मुद्दे को उठाता है और पक्ष में आते ही मुद्दे को गायब कर देता है। मुद्दे किस तरह से गायब होते हैं इसकी सवाल वहां की जनता हमेशा करती है। इस बार के चुनावों का मुद्दा भी किसानों की आत्महत्या ही वहां पर चल रही है। किसानों की आत्महत्या पर इस बार जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जा रहा है तो उसके पास इस बात का भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं आ रहा है। और इस बार के चुनाव की एक बड़ी हकीकत यह भी रही है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास के चुनाव देखेंगे तो उसमें यह कभी नहीं हुआ कि नेता किसी क्षेत्र में प्रत्याशी बनकर के जा रहे हैं और वहां की जनता उनको भगा दे रही है। ऐसा कभी नहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ, लेकिन इस बार के चुनावों में हमें यह भी देखने को मिल गया। और सबसे बड़ी जो चीजें देखने को मिली वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हुई। फिर चाहे खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे तो महिलाओं ने उनको अपशब्द कहकर के महिलाओं ने वहां हंगामा काटा था और उनको वापस आना पड़ा। कई भाजपा के प्रत्याशी ऐसे थे जो क्षेत्रों में घुस नहीं पा रहे थे, गांव में जा नहीं पा रहे थे, जिसकी शिकायत वहां के शीर्ष नेतृत्व से जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करी और उसके बाद बड़े बड़े चेहरे जाकर के वहां पर मीटिंग करने गए थे। तो इस बार के चुनाव में ये भी अहम रहा। इस बार के चुनाव में एक और चीज अहम रही कि प्रत्याशी
गजब गजब की हरकतें कर रहे थे। कोई रो रो करके वोट मांग रहा था। पिछले भी हम बात कर रहे थे अवध क्षेत्र की, तो वहां से गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटी रो रो करके वोट जनता के बीच से मांग रही थी महाराजी। अब अजब हाल ये हो गया इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि नेता मंचों से उखड़ के उठ बैठक लगा रहे हैं, रो रो करके माफी मांग रहे हैं। एक विधायक पद के प्रत्याशी ने तो इतना तक जनता से कहा कि मैं वाकई में 5 साल नहीं निकला, मैंने काम नहीं कराया, लेकिन मुझे माफ कर दो, और रो करके जनता के बीच उठक बैठक लगा ली कि मुझे एक बार और जिता दो, अब मैं क्षेत्र में रहूंगा और यहाँ काम भी करवाऊंगा। तो इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव के गजब हालात हमें देखने को मिले। बुंदेलखंड के अंदर अन्ना पशु भी एक बड़ी समस्या है। जो कुछ अगर सिंचाई के साधन मिल भी जाते हैं, पानी किसी तरह से आ भी जाता है, किसान फसल तैयार भी करता है, तो उसकी वो फसल अन्ना पशु बर्बाद कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गजब ही हाल तब कर दिया जब एक रैली में उन्होंने इस बात को तब संज्ञान में आया जब लगभग 4 चरण के चुनाव निकल चुके थे। तब प्रियंका गांधी ने एक रैली में उनको ये बातें याद दिलाई, वो बहुत उनका वायरल भी हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां पर खड़े होकर के उनको ये कहना पड़ गया कि अन्ना पशु की जो समस्या है, कन्नौज की धरती से उन्होंने ये बात कही कि जो समस्याएं जो अन्ना पशु की आ रही हैं, उसके लिए हम एक और काम करने जा रहे हैं कि गोबर की समस्या, गोबर जो है उससे भी उत्पादन करवाएंगे और उससे कराएंगे। हालांकि सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, केंद्र सरकार में लगभग 7-8 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। सरकार की ये बात दाल गलेगी नहीं, और ये बात का जवाब शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जनता के बीच जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी ये जवाब देना ही पड़ेगा। एक और गजब हाल इस बार ये रहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खड़े होकर के जो राशन दे रहे हैं उसको अपने पक्ष में किया। राशन की खूब मार बुंदेलखंड में भी हुई, बुंदेलखंड के लोगों को भी राशन दिया जा रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जो राशन दे रहा हूं, जो मोदी नमक दे रहा है। प्रियंका गांधी ने इस बात पर उनको ट्रोल भी किया, कटाक्ष किया, और जनता के बीच ये बात रखी कि प्रधानमंत्री का राशन कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री का नमक कैसे हो सकता है, जिसको प्रधानमंत्री ने बात की रैलियों में सुधार भी लिया और उस शब्द में अपने को एक अलग बयान में साधते हुए खुद को फिर से उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश की। खैर, ये राजनीति है, राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं। आपको जल्दी से बुंदेलखंड की जातियों की बात बता दें कि क्योंकि जाति समीकरण वहां पर भी अहम रहता है, और इस बार देखना अहम रहेगा क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा ब्राह्मण जातियां हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, लोधी समाज के लोग भी हैं, कुशवाहा भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी थोड़ा सा असर वहां पर दिखाएंगे, मौर्य समाज से आते हैं, कुशवाहा बिरादरी से हैं, तो वो भी असर दिखाएंगे। कोरी समाज भी है, वैश्य बनिया समाज भी वहां पर है, जो जिस तरह से कई सारे बनिया सम्मेलन किए गए, वैश्य सम्मेलन किए गए, व्यापारियों को साधने की कोशिश हुई, वो देखना होगा कि यहाँ पर कितना असर दिखाता है। निषाद और जाटव समाज के भी लोग यहाँ पर अहम अपनी भूमिका रखेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस बार कुर्मी, दलित और कुशवाहा प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। अब ये देखना अहम होगा कि समाजवादी पार्टी का दांव कितना वहां पर सफल रहता है और समाजवादी पार्टी वहां पर कितना कुछ गुड़ खिला पाती है। बुंदेलखंड की अगर एग्जिट पोल की बात करें तो बुंदेलखंड में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 19 की 19 सीटों को फतेह किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 12 से 16 सीटें जा रही हैं। जिस तरह से किसानों का मुद्दा वहां पर उठ रहा है, अन्ना पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, और छात्रों की बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि युवाओं से जब भी बात करेंगे तो उनका यही कहना होता है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें आपकी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम राशन भी खरीद के खा लेंगे, और उसके साथ हम अपने आवास और कपड़े लिपटे की जिम्मेदारी भी हम अपनी पूरी कर लेंगे। युवा जागरूक हुआ है, उसी तरह से ये सीटें अब उसके भाजपा के खतरे में लग गई हैं, और उसी के साथ 12 से 16 सीटों पर उसको संतुष्ट होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को कुछ वहां पर फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार वो 0 पर थी, इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में 3 से 5 सीटें निकालने की उम्मीद है। बसपा 0 से 2 सीटें तक निकालने की कोशिश कर सकती है, और वहां पर सीटें निकल सकती हैं बसपा की, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी 0 से 2 पर संतुष्ट रह सकती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट ना निकले, और हो सकता है कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम 2 तक सीटें वहां निकालेंगे, इसके ज्यादा सीटें निकालने की उम्मीद नहीं है। भाजपा फिर भी बढ़त में रहेगी वहां पर, और 12 से 16 सीटें बुंदेलखंड के अंदर निकालेगी, क्योंकि पिछली दफे की 19 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। इस बार वो असर नहीं दिखने वाला है, कोई लहर नहीं है। गठबंधन जो है वो थोड़ा सा वहां पर असर कर जाएगा, और 3 से 5 सीटों को निकालने की उम्मीद होगी। ये हमारा बुंदेलखंड का एग्जिट पोल कह रहा है।